दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी मैक्रो की वन शॉट लेक्चर सीरीज का लास्ट डे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर लास्ट चैप्टर नंबर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बोले तो बीओपी। इसी के साथ में हमारी जो मैक्रो की 30 to 40 मिनट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, हम लोगों ने इंडियन की वन शॉट लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर ली, आज मैक्रो की वन शॉट लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज की 30 to 40 मिनट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज। तो चैनल पर हो, कोई भी चैप्टर अगर पढ़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मैक्रो और बिजनेस स्टडीज की सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, डिटेल लेक्चर्स भी मिलेंगे, ये 30 to 40 मिनट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज भी मिलेंगी, केस स्टडीज वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। शुरू करें फटाफट से हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। प्यार से हम लोग इसे बोलते हैं बीओपी। देखो, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? हमें पता है हमारी कंट्री दुनिया के दूसरे देशों के साथ में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करती है, करते हैं ना हम लोग। हम बहुत सारी चीजों का एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लो कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इंडियन रुपी में नहीं होते, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर होते हैं, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है हमारी यूएस डॉलर। समझ में आया? तो जब भी हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने कहा हम लोगों ने हमारे कुछ गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी हैं, तो सामने वाली कंट्री हमें क्या करेगी? पेमेंट करेगी। सामने वाली कंट्री जब हमें पेमेंट करती है तो हमारे पास में क्या आता है? यूएस डॉलर आता है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इंक्रीज होते हैं। वहीं जब हम दूसरी कंट्री से कोई चीज परचेज करते हैं, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें उन्हें पेमेंट करनी होती है, और हम पेमेंट किसके अंदर करते हैं? यूएस डॉलर के अंदर करते हैं। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते हैं। ये चीज समझ में आ गई दिमाग में? अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम हमारी कंट्री के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री किसके साथ में कर रही है? दुनिया के दूसरे देशों के साथ में कर रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में कर रही है। ये सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड करे जाते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम हमारी कंट्री के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री किसके साथ में कर रही है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ में कर रही है। और जनरली एक साल के लिए हम बीओपी बनाते हैं, हर साल का एक अलग से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। समझ में आ गया बीओपी होता क्या है? अब देखो, एक चीज और अपने दिमाग में फिट करो। जब भी हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, चाहे हम गुड्स का एक्सपोर्ट करें हैं, चाहे हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करें, तो हमारे पास में यूएस डॉलर आता है। जब भी यूएस डॉलर हमारे पास में आता है ना, इस तरह के आइटम्स को बोला जाता है क्रेडिट आइटम्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिट आइटम्स बोलते हैं, और इसे हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। समझ में आया? वही जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, चाहे सर्विसेज का हो, गुड्स का इंपोर्ट हो, तो हमारे पास से यूएस डॉलर जाता है, और जब यूएस डॉलर जाता है, इस तरह के आइटम्स को हम बोलते हैं डेबिट आइटम्स, और इन्हें हम लोग शो करते हैं नेगेटिव साइन के साथ में। समझ में आ गया? ऐसा भी देख सकते हो, अगर हम किसी कंट्री से पैसा बोरो करते हैं, तो बोरो कर रहे हैं तभी भी तो यूएस डॉलर आ ही रहा है। बोरोइंग्स भी हमारा कौन सा आइटम होता है? क्रेडिट आइटम होता है। वही मान लो हम लोगों ने किसी बाहर की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो हमारे पास से पैसा गया है ना, ये कैसा आइटम है? डेबिट आइटम है, यानी कि नेगेटिव आइटम है। ये सारी चीजें हम लोग कहां पर दिखाते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर दिखाते हैं। समझ में आया? अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में किस तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं या फिर गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, इन सारी चीजों को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? बीओपी के अंदर। और याद रखना, गुड्स को ही हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं, और इसी को हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि जब गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उसे हम देख सकते हैं, फिजिकल चीजें हैं, विजिबल चीजें हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विजिबल ट्रेड बोलते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। बीओपी के अंदर ही हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शो करते हैं, लेकिन सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि सर्विसेज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप मेरी सर्विसेज को सिर्फ महसूस कर सकते हो, इन्हें टच नहीं कर सकते। ये इनविजिबल ट्रेड है। यहाँ पर हम इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स भी दिखाते हैं। जब कोई बाहर की कंट्री हमारे शेयर्स और बॉन्ड्स वगैरह में पैसा लगाती है, या फिर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स वगैरह परचेज करते हैं, तो ये जो शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इन्हें हम फाइनेंशियल
असेट्स बोलते हैं, ये भी बीओपी के अंदर आता है। और जब हम कभी भी रियल असेट्स को सेल और परचेज करते हैं इंटरनेशनली, हम लोगों ने किसी बाहर की कंपनी के मशीनरी खरीदी है, बाहर की कंट्री से कोई मशीनरी खरीदी है, कोई प्लांट खरीदा है, वो इसके अंदर आता है। कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री से कोई प्लांट और मशीनरी परचेज करे, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? रियल असेट्स के अंदर। ये सारी चीजें कहाँ रिकॉर्ड करी जाती हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। समझ में आया? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है? अकाउंट्स का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम हमारी कंट्री के मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे हैं, जो हमारी कंट्री किसके साथ में करती है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में करती है। जब भी यूएस डॉलर आता है क्रेडिट आइटम है, जब भी यूएस डॉलर जाता है कैसा आइटम है? डेबिट आइटम है। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है हमारा, इसके 3 कंपोनेंट्स है। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट और थर्ड होता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। यही तीनों चीजें हमें पढ़नी है, इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। कौन सा है करंट अकाउंट? देखो, करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? इसमें हम हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से हमारे असेट लायबिलिटी के स्टेटस में कोई चेंज ना आए। ना तो हमारे असेट्स या लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे, ना हमारे असेट्स या लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे। अब याद करो, असेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। कोई चीज अगर हमारी है, हमारा पैसा है, हमारी धन जायदाद पूंजी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होते हैं? हमारे असेट्स, हमारी प्रॉपर्टी। वही लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है सरदर्दी। क्या होता है? सरदर्दी। यानी कि हम लोगों ने किसी से पैसा बोरो कर रखा है, हमें उन्हें पैसा रिटर्न करना है, हमारे सर के ऊपर टेंशन है, तो बोरोइंग्स क्या होती है? लायबिलिटी होती है। करंट अकाउंट में हम हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वजह से हमारे असेट लायबिलिटी के स्टेटस में कोई चेंज ना आए। ना तो हमारे असेट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे, ना हमारे असेट लायबिलिटीज डिक्रीज होंगे। मतलब यहां पर किसी तरह के कोई फ्यूचर क्लेम्स अराइज नहीं होते। मान लो अगर हम किसी दूसरी कंट्री से पैसा बोरो कर रहे हैं, या फिर हम लोगों ने असेट्स खरीदे हैं, कोई चीज खरीदी है, इंपोर्ट करा है, लेकिन उधार पे करा है, क्रेडिट पे करा है, तो इस सिचुएशन में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फ्यूचर क्लेम्स अराइज होंगे कि हमें सामने वाली कंट्री को फ्यूचर में पैसा लौटाना है, लेकिन यहाँ पर कोई फ्यूचर क्लेम्स अराइज नहीं होते, कोई असेट लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज नहीं होता। समझ में आ गई? क्लियर सी बात है। अब देखो, ये जो करंट अकाउंट होता है, इस करंट अकाउंट के अंदर हम लोग बेसिकली 3 तरह की चीजें रिकॉर्ड करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, फिर आएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट के ऊपर। सबसे पहला होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम गुड्स के एक्सपोर्ट और गुड्स के इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं। हम लोगों ने गुड्स एक्सपोर्ट करे। गुड्स क्या है? फिजिकल चीजें हैं जिन्हें हम बाउंड्री क्रॉस करते हुए देख सकते हैं ना। टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, गाड़ी वगैरह, मशीनरी वगैरह। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट करा, वो करा हम लोगों ने मान लो 500 करोड़ का, उसमें से हम लोगों ने माइनस कर दिया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर हम लोगों ने गुड्स का इंपोर्ट करा है तो हमारे पास से यूएस डॉलर जाएगा ना, हमें सामने वाली कंट्री को पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो 400 करोड़ डॉलर्स का था, तो ये 100 करोड़ हमारे पास में क्या आ गया? हमारा बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और गुड्स के ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं या फिर विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि जब गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इन्हें हम देख सकते हैं। समझ में आया? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो यूएस डॉलर हमारे पास में आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो यूएस डॉलर जाएगा, तो इस तरह से हमें हमारा बैलेंस मिल जाएगा। करेक्ट है? सेकेंड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जिस तरह से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सेम ऐसे ही सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि सर्विसेज को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम बाउंड्री क्रॉस करते हुए देख नहीं सकते। समझ में आया? अब देखो, सर्विसेज हमारे पास में अगेन 2 तरह की होती हैं। एक होती है फैक्टर सर्विसेज और दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज याद करो कौन सी सर्विसेज होती हैं? जो हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हें बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज। तो इनके बदले जो पेमेंट करी जा रही है वो किस में आएगी? फैक्टर सर्विसेज के अंदर। जैसे अगर हम कहीं से बाहर का कोई लैंड यूज कर रहे हैं तो लैंड के बदले में हम क्या देंगे? रेंट देंगे। अगर हम बाहर की फॉरेन की लेबर यूज कर रहे हैं तो लेबर को हम क्या देंगे? सैलरी देंगे, वेजेस वगैरह देंगे। कैपिटल किसने हमारे बिजनेस में लगाई है तो उसे कैपिटल पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या लेता है? अपने हिस्से का प्रॉफिट लेता है। तो अगर हम बाहर की कंट्री से ये सारी की सारी फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो हमें उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी। हमारे पास से क्या जाएगा? यूएस डॉलर जाएगा। वही मान लो अगर हम किसी बाहर की कंपनी को हमारी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी लेबर की, लैंड की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स दे रहे हैं, तो बाहर वाली कंट्री हमें पेमेंट करेगी, हमारे पास में क्या आएगा? यूएस डॉलर आएगा। तो एक तो फैक्टर सर्विसेज होती है। अब इसे एक बार ध्यान से देखना,
फैक्टर सर्विसेज में हम लेबर को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, इसे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी बोल सकते हैं। वहीं लैंड को रेंट दिया जा रहा है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया जा रहा है। इन तीनों चीजों को हमने एक कॉमन नाम दे दिया, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनकम। लेबर को जो दे रहे हैं उसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को जो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिल रहा है, उन तीनों को हम लोगों ने एक कॉमन नाम दे दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसे प्लस कर दो, ये क्या हो गई, फैक्टर इनकम। वही दूसरी होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे टीचर की सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर की सर्विसेज होती हैं, टेक्निकल सर्विसेज होती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस की सर्विसेज होती हैं। ये सारी सर्विसेज किसमें आती हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर। समझ में आया। तो पहला क्या है, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स को हम मर्चेंडाइज या फिर विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। सेकंड है सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, यूएस डॉलर आएगा, इंपोर्ट होगा तो यूएस डॉलर जाएगा, इसे हम इनविजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। दो तरह की सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। और लास्ट आता है करंट ट्रांसफर्स, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर फॉर फ्री। देखो, जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वो चीज बाइलेटरल है, दोनों तरफ से किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम दुकानदार से कोई चीज खरीद के लेकर आते हैं तो हमारे पास में चीजें आती हैं, गुड्स आते हैं और हम सामने वाले को पैसा देकर आते हैं। लेकिन जब फ्री का ट्रांसफर होता है, जो वन साइडेड ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे बुआ हमें 500 का नोट देकर गई है तो बुआ ने हमें कुछ दिया है, वो बदले में कुछ हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती, इसे हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर्स। क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफर्स। तो जब कोई बाहर की कंट्री हमें गिफ्ट्स दे, ग्रांट्स दे, डोनेशंस दे, तो वो बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती ना, फ्री की इनकम है। इस सिचुएशन में यूएस डॉलर आ रहा है, ये क्या है, करंट ट्रांसफर्स है, आ रहे हैं। हम लोगों ने किसी पुअर कंट्री को गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस वगैरह दे दिए, बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये क्या है, हमारे पास से यूएस डॉलर जा रहा है, ये क्या है, करंट ट्रांसफर्स है। और करंट ट्रांसफर्स को भी हम इनविजिबल्स की तरह, सर्विसेज की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वन साइडेड होते हैं, दोनों तरफ से किसी ना किसी चीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा। समझ में आया। तो करंट अकाउंट के अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को। सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमारी फैक्टर सर्विसेज भी आ गई, नॉन फैक्टर सर्विसेज भी आ गई, और करंट ट्रांसफर्स को, करंट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं तो यूएस डॉलर आ रहा है, क्रेडिट आइटम है। करंट ट्रांसफर्स, गिफ्ट्स, ग्रांट, डोनेशंस हम दे रहे हैं तो डेबिट आइटम है, हमारे पास से यूएस डॉलर जाता है। इसे भी याद रखना, हम कैसे ट्रीट करते हैं, इनविजिबल्स की तरह। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो, करंट अकाउंट के कुछ बैलेंसेस निकालते हैं, किस तरह से हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1 होता है ट्रेड बैलेंस, जिसे हम मर्चेंडाइज बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। याद रखना, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड, बहुत ही आसान सा है। नंबर 1 चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट लेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हमेशा जो यूएस डॉलर आ रहा है ना, वो चीज पहले लिखेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएस डॉलर आता है ना, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से माइनस कर दो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। समझ में आया। सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम मर्चेंडाइज बैलेंस या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड है। मान लो हम लोगों ने गुड्स का एक्सपोर्ट करा तो हमारे पास में 500 आया, गुड्स का इंपोर्ट करा हमारे पास से 400 गया, तो ये 100 क्या है, हमारे पास में ट्रेड बैलेंस आ गया। क्या आ गया, ट्रेड बैलेंस आ गया। समझ में आया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से माइनस कर दिया इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करेक्ट है, इजी है। बैलेंस इसी तरह से निकालते हैं, हमेशा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को माइनस करना है, इस तरह से बैलेंस निकलता है। सेकंड बैलेंस हमें निकालना है गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस। अब यहाँ पर गौर देने वाली बात है, गुड्स के अंदर फर्स्ट वाला हमारा आ जाएगा जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। हमें किसका निकालना है, गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस। यहाँ पर जब हम सर्विसेज की बात करेंगे ना इस बैलेंस के अंदर, तो उसमें हम सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज को ही लेंगे, फैक्टर सर्विसेज को नहीं लेंगे। समझ में आया। जब सेकंड वाला गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस निकाल रहे हो तो फर्स्ट वाले को लोगे, और सर्विसेज के अंदर हमें सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज लेनी है, फैक्टर सर्विसेज नहीं लेनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज नहीं लेनी। तो किस तरह से निकालेंगे गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस, एक तो हमारे पास में आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पहले वाला है ना, गुड्स की तो बात हो ही रही है, उसी के साथ में हम लोग ले लेंगे एक्सपोर्ट, प्लस करा है ना मैंने, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज लेना है हमें, टीचर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनकी सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। समझ में आया, दो चीजें आ गई। इनमें से माइनस कर दो इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर
सर्विसेज। समझ में आया? अगर ट्रेड बैलेंस निकालना है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस निकालना है तो एक तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करा, साथ में एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में से इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज को माइनस करा। इसमें हम फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ गई बातें? थर्ड हमें निकालना है इनविजिबल्स का बैलेंस। अब देखो याद करो इनविजिबल्स में क्या आता है, इनविजिबल्स में ये सेकंड वाला पूरा आ जाएगा, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाएगा, दोनों सर्विसेज लेंगे इसमें हम, फैक्टर सर्विसेज भी नॉन फैक्टर सर्विसेज भी, और इसी में हमारे करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस भी आ जाएगा। इसे भी हम क्या बोलते हैं, इनविजिबल्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज। बैलेंस कैसे निकलता है, अभी मैंने बैलेंस निकालना सिखाया है ना, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज में से इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज को माइनस कर दो, मतलब फैक्टर सर्विसेज के तौर पर कितना पैसा आया है उसमें से कितना पैसा गया उसे माइनस कर दो। सेकंड हम लोग लेंगे, दोनों तरह की सर्विस ले रहे हैं, बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सेकंड चीज हो गई, ठीक है, कि नॉन फैक्टर सर्विसेज के तौर पर कितना पैसा आया है उसमें से कितना पैसा गया वो माइनस कर दो। और एक लेंगे करंट ट्रांसफर्स, जो थर्ड वाला है ना, फ्री फोकट का पैसा, करंट ट्रांसफर्स बैलेंस। इसका मतलब है करंट ट्रांसफर्स के तौर पर हमारे पास में कितने गिफ्ट ग्रांट्स डोनेशंस आए हैं, कितना यूएस डॉलर आया है, उसमें से माइनस कर दो कितना हम लोगों ने गिफ्ट ग्रांट्स डोनेशंस दिया है, कितना यूएस डॉलर गया। तीनों चीजों के बैलेंस को प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, इनविजिबल्स का बैलेंस। समझ में आया? लास्ट हमें निकालना है करंट अकाउंट का बैलेंस। करंट अकाउंट मतलब इस पूरे के पूरे का हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, देखो नंबर वन का बैलेंस हम लोगों ने निकाला ही था, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, ट्रेड बैलेंस। क्या नाम दिया, ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड का बैलेंस आ जाएगा हमारा। ट्रेड बैलेंस कैसे आया था हमारा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करके, और उसके साथ में अगर हम थर्ड वाला प्लस कर दे इनविजिबल्स का बैलेंस, तो इनविजिबल्स के बैलेंस में सेकंड वाला पूरा कवर हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज, और थर्ड वाला करंट ट्रांसफर्स भी पूरा कवर हो रहा है। तो ट्रेड बैलेंस में प्लस कर देना ये जो इनविजिबल्स का बैलेंस आया है वो, इनविजिबल्स बैलेंस, ये हमें मिल जाएगा हमारे पूरे के पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस। समझ में आया? ट्रेड बैलेंस कैसे निकालोगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस करके। गुड्स और सर्विसेज का बैलेंस कैसे निकालोगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करके, साथ में एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में से इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस करके। इनविजिबल्स का बैलेंस कैसे निकालोगे, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस प्लस करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस, और बैलेंस निकालना मैंने सिखा रखा है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो। और लास्ट है करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस, इसमें फर्स्ट वाला ले लो, एक तो ट्रेड बैलेंस का जो आंसर आया है, प्लस थर्ड वाला इनविजिबल्स का जो बैलेंस आया है, यानी कि आंसर आया। समझ में आ गई अच्छे से सारी बातें, यहां तक क्लियर है? फिर हमारे पास में आता है कैपिटल अकाउंट। अब देखो करंट अकाउंट हम लोगों ने समझ लिया। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, जिसमें हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारे असेट लायबिलिटी के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता। सेकंड क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से हमारे असेट लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आता है। या तो हमारे असेट या लायबिलिटी कुछ ना कुछ इंक्रीज होंगे, या फिर हमारे असेट या लायबिलिटी कुछ ना कुछ डिक्रीज होंगे। समझ में आया? और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या अराइज होते हैं, फ्यूचर क्लेम्स अराइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों ने यूएसए से क्या करा है, पैसा बोरो करा है। पैसा बोरो करा मतलब हमारे पास में क्या आया है, यूएस डॉलर आया है। जब भी पैसा आए, चाहे वो बोरो करने से ही क्यों ना आए, जब भी यूएस डॉलर आ रहा है वो कैसा आइटम होता है, क्रेडिट आइटम होता है, यानी कि पॉजिटिव आइटम होता है, चाहे पैसा बोरो करके ही क्यों ना आए, लेकिन हमें यूएसए को फ्यूचर में पैसा लौटाना पड़ेगा ना, तो फ्यूचर क्लेम्स अराइज हो रहे हैं, हमें फ्यूचर में यूएसए को पैसा लौटाना पड़ेगा। हम लोगों ने मान लो कनाडा से सामान इंपोर्ट करा है उधार पर, क्रेडिट पर, तो फ्यूचर में हमें उन्हें पैसा लौटाना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या होते हैं, फ्यूचर क्लेम्स अराइज होते हैं। समझ में आया? अब देखो कैपिटल अकाउंट के भी हमारे पास में 5 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास में? नंबर 1 है बोरोइंग्स, नंबर 2 है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 है एनआरआई डिपॉजिट्स, फिर है बैंकिंग कैपिटल, और लास्ट है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। कभी भी अगर एग्जाम के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स पूछे जाए ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में सिर्फ 2 ही आते हैं, एक होता है बोरोइंग्स और दूसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और अगर सारे पूछे तो पांचों आपको लिखना है। समझ में आया? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स सिर्फ 2 ही हैं, बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और बाकी हमारे पांचों हैं। तो देखो बोरोइंग्स, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करेंगे तो यूएस डॉलर आएगा, क्रेडिट आइटम है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आएगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। समझ में आया? वहीं अगर हम लोगों ने किसी दूसरी कंट्री को पैसा दिया है,
लैंड करा है, दूसरी कंट्री ने हमसे पैसा बोरो करा है, तो हमारे पास से यूएस डॉलर जाएगा, कैसा आइटम है, डेबिट आइटम है, नेगेटिव आइटम होगा। लेकिन यहाँ पर भी फ्यूचर में हमारे पास में पैसा आएगा ना। एक चीज और याद रखना, जब हम किसी से पैसा बोरो करते हैं तो वो तो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, जब हम किसी दूसरी कंट्री को पैसा लैंड करते हैं, दूसरी कंट्री हमसे पैसा बोरो करती है ना, तो वो हमारा असेट बन जाता है, क्योंकि सामने वाली कंट्री हमें फ्यूचर में हमारा पैसा लौटाएगी। अंदर ही अंदर हम खुश है कि फ्यूचर में हमारे पास से पैसा आएगा। तो देखो, बोरोइंग्स भी हमारे पास में दो तरह की होती है। एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखो, इसका मतलब है, मान लो हम किसी दूसरी कंट्री से पैसा बोरो कर रहे हैं। जब हम पैसा बोरो करते हैं तो हमें सामने वाली कंट्री को इंटरेस्ट देना पड़ता है, और मार्केट में जो इंटरेस्ट की रेट है, वो इंटरेस्ट की रेट मार्केट में चल रही है मान लो 10%। जब सामने वाली कंट्री से हम पैसा बोरो कर रहे हैं, सामने वाली कंट्री हमें लोन दे रही है, और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रही है 10%, वो हमें उसी इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही है। मार्केट में 10% इंटरेस्ट रेट है, सामने वाली कंट्री हमें 10% इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जब हम लोगों ने सामने वाली कंट्री से पैसा बोरो करा, वो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली कंट्री से हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा हमारा उस कंट्री के साथ में रिलेशंस होते हैं, तो सामने वाली कंट्री हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा बोरो दे देती है, पैसा उधार पर दे देती है। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सामने वाली कंट्री फॉर एग्जांपल दुबई हमें 6% इंटरेस्ट रेट पर पैसा लैंड कर देगी। इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कि ये क्या है, एक तरह की हेल्प है। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज अवेलेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो सामने वाली कंट्री हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा लैंड करती है, दैट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कि एक्सटर्नल हेल्प। समझ में आया? सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास में आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करती है तो हमारे पास में क्या आएगा, यूएस डॉलर आएगा, क्रेडिट आइटम है। लेकिन जब हम दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास से यूएस डॉलर जाएगा, कैसा आइटम है, डेबिट आइटम है। इन्वेस्टमेंट दो तरह की है, एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसी को हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, एफआईआई भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब कोई दूसरी कंट्री हमारी किसी कंपनी के, हमारी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स परचेज करती है, बॉन्ड्स परचेज करती है, स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगाती है, इन चीजों में पैसा लगाती है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब कोई बाहर की कंपनी हम या फिर बाहर के कुछ जो इंडिविजुअल्स वगैरह हैं, वो हमारी यहाँ की कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदे, स्टॉक्स में पैसा लगाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कोई बाहर की कंपनी अपना पूरा का पूरा बिजनेस ही हमारी कंट्री में, इंडिया में सेटअप कर दे, मतलब पूरा बिजनेस बाहर की कंपनी ने हमारी कंपनी में सेटअप कर दिया, पूरी ओनरशिप ही उनके हाथ में है, इसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट बाहर की कंपनी है, वॉलमार्ट ने अपना पूरा बिजनेस इंडिया में सेटअप कर रखा है, पूरी ओनरशिप उनके हाथ में है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गए? प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मेन यही हैं, तीन और हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। देखो, एनआरआई डिपॉजिट का मतलब क्या है, एनआरआई कौन होता है? पहली बात तो एनआरआई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मान लो एक ऐसा इंसान जो हमारा सिटीजन है, इंडिया में ही पैदा हुआ था, लेकिन अब वो कनाडा रह रहा है, और कनाडा में रहते हुए उसे 3 साल हो गए मान लो, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कनाडा में ही है, वो सारे काम अपने, सारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ वहीं पर करता है। तो वो जो बंदा है वो इंडिया का सिटीजन था, लेकिन वो कनाडा में रह रहा है, 3-4 साल हो गए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर है, तो वो हमारे लिए कौन बन चुका है, एनआरआई बन चुका है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन चुका है, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ऐसा पर्सन, इस पर्सन का मान लो जो अकाउंट है वो हमारे यहाँ के एसबीआई के अंदर है, हमारे कमर्शियल बैंक के अंदर इस बंदे का अकाउंट है, तो ये बंदा जो कमर्शियल बैंक के अंदर पैसा रखेगा ना अपना, ये जो हमारा एनआरआई है जो कनाडा में रह रहा है, ये हमारे एसबीआई, हमारे कमर्शियल बैंक के अंदर जो पैसा रखता है वो इंडियन रुपी में नहीं रखेगा, किसके अंदर रखेगा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी की फॉर्म में रखेगा, यूएस डॉलर में रखेगा। तो ये भी हमारे पास में क्या आ रहा है, यूएस डॉलर आ रहा है ना, इसे हम बोलते हैं एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट्स आर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, जो हमारे नॉन रेजिडेंट्स हैं वो हमारे बैंक के अंदर जो अपने फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स रखवाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरआई डिपॉजिट। अब यहाँ पर एक चीज पर गौर देना, ये कनाडा वाला बंदा अगर इसकी फैमिली इंडिया में रहती है, ये अपनी फैमिली को कुछ पैसे भिजवा रहा है घर खर्चे के लिए,
जिसे हम बोलते हैं रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड। ये कनाडा वाला बंदा अगर अपनी फैमिली को पैसा भिजवा रहा है इंडिया के अंदर घर खर्चे के लिए, उसे हम रेमिटांसेस फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। इसे हम कभी भी एनआरआई डिपॉजिट्स में शो नहीं करते। ये किस में आता है? करंट ट्रांसफर्स के अंदर। करंट अकाउंट के अंदर जो थर्ड वाला हम लोगों ने देखा था ना, करंट ट्रांसफर्स, ये उसमें रिकॉर्ड करेगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना। समझ में आया? बैंक में जो इसने पैसा रख रखा है दैट इज एनआरआई डिपॉजिट्स। फोर्थ होता है बैंकिंग कैपिटल। देखो हमारी कंट्री के जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनके पास में बहुत सारे फॉरेन असेट्स होते हैं, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है, उनके शेयर्स होते हैं इनके पास में, उनके बॉन्ड्स होते हैं, इनके डिबेंचर्स होते हैं, उनके स्टॉक्स वगैरह होते हैं इन कमर्शियल बैंक्स के पास में, हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास में। जब हमारे कमर्शियल बैंक्स इन फॉरेन असेट्स को मार्केट में सेल करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा? यूएस डॉलर आएगा। समझ में आया? कैसा आइटम है? क्रेडिट आइटम है। वहीं जब कमर्शियल बैंक्स इन फॉरेन असेट्स को परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा? यूएस डॉलर जाएगा। डेबिट आइटम है। और लास्ट होता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, थोड़े से टाइम के लिए उधार लेना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोगों ने यूएसए से कोई चीज परचेज करी है, हम लोगों ने यूएसए से इंपोर्ट्स करे हैं और हम लोगों ने इन्हें इमीडिएटली पेमेंट नहीं करी। हम लोगों ने बोला हम आपको पेमेंट करेंगे 3 महीने बाद में, मतलब हम लोगों ने उधार पर सामान खरीदा है ना, तो जब 3 मंथ्स बाद में हम पेमेंट करेंगे ना, इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास से यूएस डॉलर जाएगा। जब हम हमारी शॉर्ट टर्म डेट की रीपेमेंट करते हैं तो हमारे पास से यूएस डॉलर जाता है। कैसा आइटम है? डेबिट आइटम है। वही मान लो यूएसए ने हमसे कोई चीज इंपोर्ट करी थी, हम लोगों ने उन्हें एक्सपोर्ट करा था, बट इन लोगों ने हमें पेमेंट नहीं करी थी, ये पेमेंट करेंगे 5 महीने बाद में। तो जब इनके पास से हमारे पास में पेमेंट आएगी, जब ये अपने शॉर्ट टर्म डेट की पेमेंट करेंगे हमें, तो हमारे पास में क्या आएगा? यूएस डॉलर आएगा। यानी कि कैसा आइटम है? क्रेडिट आइटम है। समझ में आ गई सारी बातें? क्लियर है? कैपिटल अकाउंट भी। अब देखो ओवरऑल बैलेंस हम कैसे निकालते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने आपको निकालना सिखा ही दिया। हर चीज के एक्सपोर्ट में से हर चीज के इंपोर्ट को माइनस कर दो। किस तरह से निकाला था करंट अकाउंट का बैलेंस? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करा था। एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज में से इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज को माइनस कर दो। एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज में से इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस कर दो। और करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस, करंट ट्रांसफर्स के तौर पर जितना पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया उसे माइनस कर दो। पूरे करंट अकाउंट का बैलेंस हमें मिल जाएगा। प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में 5 चीजें आती है, मेन तो 2 ही चीजें हैं। एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, एक बोरोइंग्स है, एनआरआई डिपॉजिट्स है, हमारा बैंकिंग कैपिटल है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है। इन सब चीजों के तौर पर जितना पैसा आया उसमें से जितना गया उसे माइनस कर दो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, 2000 को 200 हम लोगों ने लिख दिया, तो उन एरर्स और ओमिशंस जो भूल वगैरह हुई हैं उन्हें भी रिकॉर्ड कर लो, उन्हें भी करेक्ट कर लो। तो जो बैलेंस आएगा वो होता है हमारा बीओपी का ओवरऑल बैलेंस। क्या होता है? बीओपी का ओवरऑल बैलेंस। समझ में आ गई यहां तक सारी बातें? थर्ड अकाउंट हमारे पास में क्या आता है? एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, थर्ड होता है ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। अब देखो हमें पता है हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, हमारे सेंट्रल बैंक, हमारे कमर्शियल बैंक्स के पापा का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में एक गुल्लक होता है जिसके अंदर बहुत सारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, पता है ना? हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में बहुत सारा यूएस डॉलर का रिजर्व होता है इस गुल्लक के अंदर। इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स। मान लो ये जो ओवरऑल बैलेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। करंट अकाउंट के तौर पर हमारे पास में एक्सपोर्ट वगैरह करने से पैसा आया 500 था और हमारे पास से गया था मान लो 300, तो कितना आया करंट अकाउंट का बैलेंस? 200 आया। समझ में आया? कैपिटल अकाउंट के तौर पर दूसरी कंट्रीज ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा है, बहुत सारा पैसा आया है, हम लोगों ने पैसा बोरो करा है, हमारे पास में पैसा आया 600 है लेकिन गया है मान लो 400, तो बैलेंस कितना आया हमारे पास में? 200 आया। तो करंट अकाउंट का बैलेंस 200 और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 200 कितना हो गया? 400 हो गया। मान लो कोई एरर ओमिशन नहीं है, कितना आ रहा है? 400। हमारे पास में 400 रुपीस ज्यादा आए हैं ना, 400 यूएस डॉलर ज्यादा आए हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, जो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स है, वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ये जितना भी पैसा आता है वो सारा का सारा कहाँ जाता है? आरबीआई के इस ऑफिशियल रिजर्व्स, इस गुल्लक में जाता है। आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे। मान लो उल्टा हो, करंट अकाउंट के तौर पर हमारे पास में पैसा आया 500 लेकिन गया था 700, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के तौर पर हमारे पास में से पैसा आया 600 है लेकिन मान लो गया 800 है, ऐसी सिचुएशन है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? माइनस का 200
और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी कितना आ रहा है माइनस का 200, मतलब 400 रुपीज एक्स्ट्रा हमारे पास से गए है ना। ये पैसा जाता कहां से है, इसी ऑफिशियल रिजर्व से जाता है। तो यहाँ पर आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। समझ में आया। तो अगर ओवरऑल बैलेंस जो है वो पॉजिटिव है, हमारे पास में पैसा आया ज्यादा है, तो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज होंगे। अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है, हमारे पास से पैसा गया ज्यादा है, हमारे इंपोर्ट वगैरह ज्यादा थे, तो इस सिचुएशन में ये पैसा आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व से जाएगा। आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ गई सारी बातें। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, हो सकता है अगर आपके पास में दूसरी रेफरेंस बुक है तो उसके अंदर ये बात गिवन भी ना हो, बहुत ध्यान से समझना। ये जो थर्ड वाला हम लोगों ने पढ़ा है ना, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, इसे आप दो अलग अलग तरह से ट्रीट कर सकते हो। सेकंड वाला बताती हूँ पहले। इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी, एक तरीका तो होता है कि ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है इसे हम एक सेपरेट अकाउंट के तौर पर दिखाते हैं। थर्ड अकाउंट हो गया ये हमारा, ये हमारे कैपिटल अकाउंट का कोई पार्ट नहीं है। क्या बताया मैंने, ये जो थर्ड वाला ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है ये एक सेपरेट अकाउंट की तरह हम इसे ट्रीट करेंगे। ये हमारा जो सेकंड वाला कैपिटल अकाउंट था उसका पार्ट नहीं है। और एक इसका ट्रीटमेंट होता है कि जो थर्ड वाला ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है इसे हम सेकंड वाले का ही पार्ट बना देते हैं, इसे हम कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट बनाकर ट्रीट करते हैं। देखो पहले ये वाला समझाती हूँ कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसी का भी पार्ट नहीं है, स्पेशली कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। इस तरह से हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले मैं करंट अकाउंट की चीजें दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, याद करो करंट अकाउंट में क्या क्या होता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब गुड्स एक्सपोर्ट करें हमारे पास में $500 आया, पॉजिटिव आइटम है, क्रेडिट आइटम है। वहीं हम लोगों ने गुड्स इंपोर्ट करे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हमारे पास में गुड्स आ रहे हैं, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, हम लोगों ने 300 रुपीज पे कर दिए। समझ में आया। और यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी दिखाते हैं, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, मैं दोनों एक साथ दिखा रही हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मैंने कहा फैक्टर सर्विसेज के तौर पर हमारे पास में 400 रुपए आए, ठीक है। वही मैं दिखाती हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का एक्सपोर्ट, सर्विसेज का इंपोर्ट। इंपोर्ट हम लोगों ने कर लिया मान लो 500 का। समझ में आया। करंट, इसमें क्या आता है थर्ड वाला, करंट ट्रांसफर्स, तो करंट ट्रांसफर्स का मैं डायरेक्ट बैलेंस दिखा रही हूँ। करंट ट्रांसफर्स बैलेंस का मतलब है करंट ट्रांसफर्स के तौर पर जितना पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया वो मैंने माइनस कर दिया। ये बैलेंस हमारे पास में आ रहा है मान लो 300 रुपए का। समझ में आया। करंट अकाउंट की सारी चीजें दिखा दी। अब कैपिटल अकाउंट की भी सारी चीजें दिखा रही हूँ। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम हमारी बोरोइंग्स दिखाते हैं, हम लोगों ने दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करा है, तो बोरोइंग्स अगर हम लोगों ने करी है, हमारे पास में पैसा आया है ना, 400 रुपए आए मान लो। वही हम लोगों ने दूसरी कंट्री को पैसा लैंड कर दिया, दूसरी कंट्री ने हमसे पैसा बोरो करा है, इसे हम लैंडिंग्स बोलते हैं। हम लोगों ने दूसरी कंट्री को पैसा दिया है, फॉर एग्जांपल मान लो 200 रुपए दिए हैं। समझ में आया। बाहर की किसी कंपनी ने हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आई है, ठीक है। दूसरी कंपनी ने, बाहर की कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा, मान लो 300 रुपए आए हैं। हम लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट करा है बाहर की कंट्री के अंदर, दुबई वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास से मान लो 100 रुपए चले गए। समझ में आ गई सारी चीजें। मैं एनआरआई डिपॉजिट्स बाकी की चीजें नहीं दिखा रही। अब यहाँ पर देखो करंट अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है, अगर आप निकाल कर देखोगे करंट अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा है हमारे पास में, 500 आए, 300 गए, तो यहाँ पर 200 आ रहा है देखा जाए तो। 400 आए, 500 गए, मतलब माइनस का 100, और ये 300 आए, यही चीज है ना। तो 200 और 300 कितना हो गया, 500, 500 में से 100 गया, कितना आ रहा है 400 पॉजिटिव आ रहा है। समझ में आया। 500 आए, 300 गए, तो ये 200, 400 आए, 500 गए, ये माइनस का 100, और ये पॉजिटिव कितना है 300 है। 3 और 2 हो गया 5, 5 में से 1 गया, ये हमारे पास में 400 पॉजिटिव। ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। समझ में आया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी निकाल के देख लेते हैं। ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है, 400 आया, 200 गया, तो ये 200 है हमारे पास में पॉजिटिव। 300 आया, 200 गया, ये 200 है, ये कितना आ रहा है 200, 200 हमारे पास में 400। समझ में आया। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हमारे पास में 400 यहाँ पर आया, 400 यहाँ पर आया, पॉजिटिव बैलेंस है। टोटल 800 रुपीज हमारे पास में एक्स्ट्रा आए हैं ना, तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया। मैं आपको ये सेकंड वाला ट्रीटमेंट समझा रही हूँ। जब ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट हमारा एक सेपरेट अकाउंट होता है, ये पूरा का पूरा बन गया। अब नीचे हम लोग दिखाएंगे ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट
हमारे पास में 400 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, 400 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, मतलब 800 से हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स है वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। समझ में आ गई यहाँ पर सारी बातें। अगर मान लो पैसा ज्यादा जाता तो मैं माइनस का साइन दिखा देती कि 400 से 800 से हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हो गए, आरबीआई के कम हो गए। तो वही लिखा है, अगर ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, इसे हम सेपरेटली दिखा रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं बिलो द लाइन। जब पूरा का पूरा हमारा बन जाता है तो नीचे इस तरह से हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। अगर हमारा पैसा इंक्रीज होगा तो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, पैसा जाएगा तो आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज होंगे। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है अभी की तरह तो हम बोलेंगे बीओपी हमारा किसमें है, सरप्लस के अंदर है। अगर आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, पैसा गया ज्यादा है, तो हम बोल देंगे बीओपी हमारा किसके अंदर है, डेफिसिट के अंदर है। समझ में आ गई पहली बात। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट है, इसे हम सेपरेट अकाउंट की तरह नीचे नहीं दिखा रहे हैं, इसे हम कैपिटल अकाउंट का ही एक पार्ट बना दे। क्या समझे, इसे हम कैपिटल अकाउंट का ही एक पार्ट बना दे। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है कि 800 रुपीज हमारे पास में एक्स्ट्रा आए हैं। इस सिचुएशन में हम ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को इस तरह से नीचे नहीं दिखाएंगे। हमें समझ में आ गया कि 800 रुपीज हमारे पास में एक्स्ट्रा आए हैं, लेकिन हम इन 800 रुपीज को दूसरी कंट्रीज को वापस दे देंगे ताकि हमारा बीओपी बैलेंस हो जाए। हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखा देंगे ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, और यहाँ पर इस पॉजिटिव 800 को हम माइनस का 800 करके दिखाएंगे और हम ये शो करेंगे कि ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी दूसरी कंट्री के अंदर। क्या शो कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी दूसरी कंट्री के अंदर। समझ में आया, ये पॉजिटिव आ रहा था। इसे हम ऑफिशियल रिजर्व्स को एक सेपरेट अकाउंट के तौर पर अब नहीं दिखा रहे हैं, इसे हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट का ही एक पार्ट बना दिया। और क्यों बनाए हैं, ताकि हमारा ये बीओपी बैलेंस हो सके, ना सरप्लस आए ना डेफिसिट आए, इसका बैलेंस जीरो आना चाहिए। तो हम लोगों ने ऑफिशियल रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखा दिया और माइनस कर दिया, उल्टे साइन के साथ में दिखाया है कि 800 रुपए जो एक्स्ट्रा आया ना, इस 800 रुपए को हम लोगों ने दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। या तो हम लोगों ने दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर दूसरी कंट्री को हम लोगों ने पैसा लैंड कर दिया, दूसरी कंट्री ने हमसे पैसा बोरो कर लिया। समझ में आया, ये हम लोगों ने जानबूझकर करा है ताकि हमारा बीओपी बैलेंस हो सके। अब आप देख लो, बीओपी बैलेंस हो रहा है। ये 400 हमारा पॉजिटिव 800 हो रहा था, 800 रुपीज ही हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरी कंट्री को लैंड कर दिए, माइनस का साइन दिखा दिया, बीओपी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर बीओपी हमारा हमेशा बैलेंस हो जाता है, बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग बीओपी, बीओपी हमारा बैलेंस हो जाए, इसी के लिए अगर ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे इस सिचुएशन में 800 से ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हुए थे, उसे हम नेगेटिव साइन के तौर पर दिखाएंगे कि हम लोगों ने दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या फिर दूसरी कंट्री को हम लोगों ने पैसा लैंड कर दिया, उन लोगों ने हमसे पैसा बोरो कर लिया। और क्या कर सकते हैं, अगर ये ऑफिशियल रिजर्व्स हमारे डिक्रीज हो रहे होते, मान लो ये बैलेंस पॉजिटिव 800 की जगह पर माइनस का 800 आ रहा होता कि हमारे पास से 800 रुपए ज्यादा गए, तो हम यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व्स के अंदर पॉजिटिव 800 दिखाते। इसका मतलब हम लोग बोल देते कि हम लोगों ने दूसरी कंट्री से पैसा बोरो करा है, या फिर दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा है। समझ में आ गई यहाँ तक बातें। सो बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस इन दिस सिचुएशन। बीओपी का बैलेंस कितना आएगा हमारे पास में, जीरो आएगा, कोई डेफिसिट कोई सरप्लस यहाँ पर हमें देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ गई सारी बातें, क्लियर है। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन बीओपी और डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। देखो, बीओपी इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना पैसा आया उतना ही पैसा हमारे पास से गया। 500 आया, 500 का 500 ही गया, कोई बीओपी सरप्लस नहीं है, कोई डेफिसिट नहीं है, बैलेंस हमारा जीरो आ रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, बीओपी इक्विलिब्रियम। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जितना फॉरेन एक्सचेंज का इन्वर्ट हो रहा है, जितना यूएस डॉलर आ रहा है, उतना का उतना यूएस डॉलर हमारे पास से जा भी रहा है, आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, बीओपी इज इन इक्विलिब्रियम। जैसे करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस कोई भी एरर और ओमिशन, ये बैलेंस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं। दिस इज बीओपी इक्विलिब्रियम। एक होता है बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन में जितना पैसा आया है, जितना यूएस डॉलर का इनफ्लो हुआ है और जितना यूएस डॉलर का आउटफ्लो हुआ है, दोनों चीजें इक्वल नहीं होती। मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये कभी भी जीरो नहीं आता, या तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा प्लस का 800, या फिर माइनस का 800 आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसे हम बोलते हैं बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था प्लस का 800 आ रहा था,
मतलब पैसा आया ज्यादा है। जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई पॉजिटिव नंबर आता है, इसका मतलब पैसे का इनफ्लो ज्यादा हुआ है। इसकी वजह से आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स क्या हुए थे, 800 रुपीज से इंक्रीज हुए थे। इसे हम बीओपी सरप्लस बोलते हैं। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स कम हो रहे हैं, हमारे हाथ से पैसा ज्यादा जा रहा है, इसे हम बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। समझ में आया। फिर है देखो ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। बहुत ध्यान से समझना। देखो ये हम लोगों ने इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये वाली जो सिचुएशन है ना, अगर ऑफिशियल रिजर्व्स हमारा कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने रिकॉर्ड करे थे ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीजें, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे, ये क्यों करे थे हम लोगों ने, प्रॉफिट मोटिव से, ताकि हम पैसा कमा सके। इस तरह के आइटम्स को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स। और एक ही हम लोगों ने जो ऑफिशियल रिजर्व्स दिखाया था ना, ताकि हमारा बीओपी बैलेंस हो सके। अगर बैलेंस हमारा पॉजिटिव आ रहा था तो हम लोगों ने माइनस का 800 दिखाया कि हम लोगों ने दूसरी कंट्री को पैसा लैंड कर दिया, दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पैसा गया। या फिर अगर बैलेंस यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था तो हम लोगों ने पॉजिटिव 800 दिखाया कि हम लोगों ने दूसरी कंट्री से पैसा बोरो कर लिया, दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये आइटम जो होते हैं ना, जो हम जानबूझ कर करते हैं, इसे हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। ये हम प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा बीओपी बैलेंस हो सके। तो समझ में आया। एक होता है ऑटोनोमस आइटम्स, वो ट्रांजैक्शंस जो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करे जाते हैं। इसकी वजह से या तो हमारा बीओपी डेफिसिट में जाता है या फिर हमारा बीओपी सरप्लस में होता है। लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट, ये हम क्यों करते हैं, ताकि बीओपी का जो इम्बैलेंस है, जो बीओपी सरप्लस और डेफिसिट है, वो करेक्ट हो सके, हमारा बीओपी बैलेंस हो सके, बैलेंस जीरो आ सके। इस तरह के आइटम्स को बोला जाता है अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। समझ में आया। ऑटोनॉमस आइटम्स कौन से आइटम्स हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए करे जाते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करे जाते। ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से ही हमारा बीओपी के अंदर हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है, बीओपी सरप्लस या फिर बीओपी डेफिसिट देखने को मिलता है। ये ट्रांजैक्शंस हम क्यों करते हैं, ताकि बीओपी का जो इम्बैलेंस है उसे हम करेक्ट कर सके, बीओपी हमारा इक्विलिब्रियम में आए, बीओपी हमारा बैलेंस हो जाए। यहाँ पर एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं हो रहा। हम लोग ऐसे ही दिखा देते हैं कि हम लोगों ने वहां पैसा इन्वेस्ट करा, हम लोगों ने इस कंट्री से पैसा बोरो करा, हम लोगों ने इस कंट्री को पैसा लैंड करा है। इस तरह से हम ये चीजें दिखा रहे हैं, गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता। इन ट्रांजैक्शंस को अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को क्या बोला जाता है, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। क्या कहते हैं, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। समझ में आया। फिर टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स, कि बीओपी अकाउंट्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इससे हमें हमारी कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है। अगर हमारी बहुत सारी बोरोइंग्स है, अगर हम दूसरी कंट्री से बहुत सारा पैसा बोरो कर रहे हैं, तो ये शो करेगा कहीं ना कहीं हम बैकवर्ड हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंडेंट है। तो इससे हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटस का पता चलता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पता भी चलता है। मैंने बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलता है, पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, नेशनल इनकम के टाइम पर। फीफा माइनस फीटा, इसका मतलब है फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम जो हमारी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज, उनके बदले में जो हमें पैसा मिल रहा है, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वहीं जो हम दूसरी कंट्रीज से उनकी फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, दूसरी कंट्रीज का लैंड यूज कर रहे हैं, वहां की लेबर, वहां की कैपिटल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यूज कर रहे हैं, इसके लिए जब हम नॉन रेजिडेंट्स को पैसा देते हैं, उसे बोलते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका पता भी हमें बीओपी से चलता है। बीओपी से हमें हमारे नेट एक्सपोर्ट्स का पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रेड बैलेंस हम लोगों ने कैसे निकाला था, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकाला था, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है। इसका पता हमें बीओपी से चलता है। और ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो ये एक्स माइनस एम अगर हमें पता होगा तभी हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। मार्केट पोटेंशियल का पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है या पीछे है। अगर हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हाई मार्केट पोटेंशियल है, ग्रो करती हुई इकोनॉमी है, आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है। दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब हमारा मार्केट पोटेंशियल बहुत ही लो है। दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं करी, कहीं ना कहीं ये शो करता है हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है। लास्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। जो आरबीआई पॉलिसीज बनाता है ना मनी से रिलेटेड,
उसे हम मॉनेटरी पॉलिसीज बोलते हैं, और जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है अपनी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड उसे हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। बीओपी की हेल्प से ही हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज बना सकते हैं। मान लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा कम इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा कि हमारे टैक्स लॉस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगता है, इसलिए दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसीज को कहीं ना कहीं चेंज करेगी। या फिर मान लो हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक गुड है वो धीरे धीरे महंगा हो जाएगा। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो हमारा जो गुड है वो धीरे धीरे बहुत महंगा होता जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। और जब भी हम प्राइस से रिलेटेड किसी चीज की बात करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। इस सिचुएशन में आरबीआई इंटरफेयर करेगा। तो बीओपी को दिमाग में रख के ही हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता है, हमारी सरकार फिस्कल पॉलिसी बनाती है। इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट हो गया। 3 छोटे छोटे से डिफरेंसेस है वो भी बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसमें पढ़ा था, करंट अकाउंट के अंदर। नंबर 1 वाला था एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पूरा का पूरा ओवरऑल है, इसमें करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है, ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट भी आ जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हम लोगों ने कैसे निकाला था, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करके। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर तो सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं जो हमारी कंट्री कर रही है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सिर्फ गुड्स की ही बात नहीं हो रही, सारे ट्रांजेक्शन आते हैं। इसमें सिर्फ हम कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम गुड्स के ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, सर्विसेज के ट्रांजेक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट है, ये सारी चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आती है, ये ओवरऑल है। इसके अंदर हम कभी भी कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते। ये करंट अकाउंट का नंबर 1 वाला बैलेंस है, याद करो, ट्रेड बैलेंस है। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करे जाते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट ऑलवेज बैलेंसेस, ये जरूरी नहीं है हमेशा बैलेंस हो ही, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल बीओपी हमारा हमेशा बैलेंस होता ही है। कैसे बैलेंस होता है, मैंने आपको बैलेंस करना सिखा दिया था, किस तरह से करते हैं बैलेंस। अगर बैलेंस हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव के तौर पर दिखाओगे कैपिटल अकाउंट के अंदर ऑफिशियल रिजर्व्स। अगर बैलेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव के तौर पर दिखाओगे ऑफिशियल रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट के अंदर, ताकि बीओपी हमारा क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। समझ में आया। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है करंट अकाउंट बीओपी और कैपिटल अकाउंट बीओपी के अंदर। देखो, करंट अकाउंट के अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारे एसेट लायबिलिटी के स्टेटस में कोई चेंज ना आए। कैपिटल अकाउंट के अंदर हम वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमारे एसेट लायबिलिटी के स्टेटस में चेंज आता है। कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, इसमें आया था एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज दोनों तरह की थी, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज, और करंट ट्रांसफर्स। इसमें था बोरोइंग्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं। 3 और थे, एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म डेट। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें नेट एक्सपोर्ट्स का पता चलता है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करें तो इसी की हेल्प से हम एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। इससे हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पता चलता है, पीछे देखा था। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंपैक्ट आवर लेवल ऑफ आउटपुट, ये जो करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हम करते हैं ना, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये सारी चीजें, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होता है। अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये सारी चीजों पर इंपैक्ट पड़ता है। वहीं कैपिटल अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, अगर हमारी बोरोइंग्स ज्यादा है, ये शो करता है हम कितने बैकवर्ड हैं और कितना ज्यादा हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर डिपेंडेंट हैं। अगर दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, इसका मतलब हमारा मार्केट पोटेंशियल हाई है, हम ग्रो करती हुई इकोनॉमी है। दूसरी कंट्रीज हमारी कंट्री में पैसा कम इन्वेस्ट कर रही हैं, मतलब हमारा मार्केट पोटेंशियल लो है, हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा ग्रो करती हुई इकोनॉमी नहीं है। इसकी वजह से एक्चुअली हमारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है, हमारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एक्चुअली डायरेक्टली इंक्रीज होता है, किसकी वजह से, करंट अकाउंट की वजह से। और लास्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, याद है करंट अकाउंट का फर्स्ट वाला, और ओवरऑल करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, करंट अकाउंट की बात कर रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया था, इसमें गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आया था, याद करो। फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आया था, नॉन फैक्टर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आया था, और करंट ट्रांसफर्स भी आए थे। ये कैसे निकालते हैं, विजिबल एक्सपोर्ट्स में से विजिबल इंपोर्ट्स को माइनस कर दो। ये कैसे निकालते हैं, याद करो, मैंने सिखाया था करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलता है। ट्रेड बैलेंस हम लोगों ने ले लिया था, ट्रेड बैलेंस के अंदर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया था, और इनविजिबल्स का बैलेंस भी ले लो। इनविजिबल्स के बैलेंस में फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस आता है, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस आता है, और
करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस आता है। इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ फिजिकल गुड्स, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वही रिकॉर्ड करा जाता है। यहाँ पर फिजिकल गुड्स का मूवमेंट तो रिकॉर्ड करा ही जाता है, साथ में सर्विसेज का मूवमेंट भी रिकॉर्ड करा जाता है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, टेक्निकल सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनफैक्ट जो करंट ट्रांसफर्स हैं, गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस, फैक्टर सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की, ये सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाती हैं। इसी के साथ में मैक्रो की भी हमारी ये 30 to 40 मिनट्स वन शॉट लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो गई। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया हो क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा थी। अब लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। और इंडियन इको और मैक्रो की दोनों सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। सारे लिंक्स आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। जितना लाइक कमेंट आप करते हो उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।